नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने बहुत सारे आंदोलनों के बारे में भी बात की। उसमें जन आंदोलन हमने देखे और आदिवासियों के आंदोलन हमने देख लिए थे, विद्रोह भी उसको हमने कहा। अब हमको किसानों के जो विद्रोह हुए उसके बारे में बात करनी है, क्योंकि जिनका शोषण हुआ था उनमें एक किसान वर्ग था जो बहुत पीड़ित था। अंग्रेजी हुकूमत में ऊंची लगान दरें और परंपरागत खेती से उनको विमुख करना, बेदखल कर दिया जाना, बेगारी कराना। और हमने जब 1857 की क्रांति के बारे में बात की थी तो हमने ये भी कहा था कि जो वर्दीधारी थे भी वो थे क्या, किसान ही तो थे, वर्दी में भी किसान ही थे। तो किसानों का जब शोषण होगा, भारत में अधिसंख्य जनसंख्या आज भी किसानी से, खेती से जुड़ी हुई है, तो कुछ समय बाद कब तक कोई सहेगा, विद्रोह होना ही था। किसान की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि महाजनों से उनको ऋण भी लेना पड़ता था, तो वो लोग उसके ब्याज के चंगुल में, महाजनों की उसमें आ जाते थे। ऊंची दरों पर ये ऋण होते थे। इतना अनाज उत्पादन नहीं होता था कि किसान उसकी भरपाई कर सके। एक तरफ किसानों की दशा ये हो गई है कि किसान जो अन्नदाता है, सबका पेट वो भरता है, खुद का पेट नहीं भर पा रहा है, और दूसरी तरफ वो ऋण के जाल में भी फंसता जा रहा है। उसके परंपरागत अधिकार भी छीन रहे हैं, किसान से वो मजदूर बन गया है। खेती किसानी की जो उसकी ज़मीन है वो उसके हाथ में नहीं रह गई है तो उसमें कंडीशनल खेती कराई जा रही है, अत्याचार उस पर हो रहे हैं। अंग्रेज कह रहे हैं नील की खेती करो, अंग्रेज कह रहे हैं इतना टैक्स दो, जमींदार कह रहे हैं ऐसा करो, क्योंकि जमींदारों को भी अपना जेब भरना था। कुल मिलाकर ऐसी दशा आई, ऐसी स्थिति हुई कि किसानों का रोष फूटा और किसानों ने विद्रोह कर दिया। किसानों ने हिंसक रास्ते भी अपनाए, डकैती भी की, लूट भी की, हत्याएं भी उसमें हुई। ऐसे ही एक विद्रोह हुआ था जहां से हमको स्टार्टिंग करनी है, वो था नील विद्रोह। 1859-60 की ये बात है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कालक्रम भिड़ाने के लिए बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कई विद्रोह दे दिया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ। 1859-60 की बात है, नील विद्रोह हुआ, है ना। नील आंदोलन जो था, उसमें जो ये आंदोलन था उसमें सर्वाधिक जो एक जुझारू या व्यापक विद्रोह के तौर पर इसको हम जानते हैं, बंगाल में जो ये विद्रोह हुआ था। और उसका कारण क्या था? बंगाल के ऐसे काश्तकार जो अपने खेतों में परंपरागत खेती करते थे। मान लीजिए कि पहले ये चावल उगाते थे, बंगाल में जो प्रमुख भोजन है वो चावल, ये चावल उगाते थे। और इनको अंग्रेजों ने कहा कि चावल नहीं उगाओगे, तुम नील उगाओगे, है ना, नील उगाओगे। तो चावल की खेती करना चाहते थे, चावल उगाते थे, तो उनके परिवार का पेट भरता था, उसमें से जो भी बचता था अपना बेचते थे, अपने काम का सामान खरीदते थे। लेकिन यूरोपीय जो नील बागान मालिक आए, उन्होंने नील की खेती के लिए इनको मजबूर कर दिया। और नील की खेती से जब इन्होंने इनकार किया तो नील बागान मालिकों ने इनके ऊपर हर तरीके के जुल्म ढाए, इनकी ज़मीनें छीनी, इन पे मार पिटाई की, इनको हर तरीके से परेशान किया। सितंबर 1859 की बात है। अपने खेतों में नील न उगाने के निर्णय पर जो बागान मालिक थे, उनके विरुद्ध किसानों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। और जब ये विद्रोह हुआ तो विद्रोह की पहली घटना घटी नदिया जिले में, गोविंदपुर में। नदिया जिला है ना, ये नील विद्रोह का जो केंद्र था, ये नदिया जिला पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो नदिया जिले में एक स्थान पड़ता है गोविंदपुर। तो गोविंदपुर स्थान पर पहला ये विद्रोह वहाँ से शुरू हुआ। नील विद्रोह की जो ये घटना हुई तो उसमें स्थानीय नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। उन्होंने नेतृत्व किया। दो लोग थे, एक का नाम था दिगंबर और दूसरे का नाम था विष्णु। इन दो लोगों ने नेतृत्व किया। विश्वास इनकी टाइटल थी। बंगाल में जैसे अभी डॉक्टर आते हैं ना, बंगाली डॉक्टर, ऐसे याद कर लीजिए। तो विश्वास उनकी भी टाइटल होती है, डॉक्टर विश्वास, है ना। तो डॉक्टर विश्वास बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, झोला छाप डॉक्टर अधिकतर होते हैं। तो 1859 में ये शुरू हुआ और 1860 तक नील विद्रोह कई जिलों में फैल गया। अभी तक शुरू में ये नदिया में था
और नदिया के बाद में जब 1860 की हम बात करेंगे तो ये नदिया के साथ में पावना में भी फैल गया, यानी कि इसमें धीरे धीरे इसके क्षेत्र में इजाफा होता चला गया। नदिया में, पावना में, ढाका में, दिनाजपुर इसमें आता है, मालदा, हर जगह फैल गया और किसान एकजुट हुए, है ना। और नील के सभी कारखाने गवर्नमेंट को, जो उस समय की सरकार थी, जो कंपनी थी, उस समय की जो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सरकार, अंग्रेज सरकार, अंग्रेजी हुकूमत को जो ये कारखाने थे, इन कारखानों को बंद करना पड़ा, कारखाने खस्ताहाल में पहुंच गए। नील विद्रोह को सपोर्ट कर रहे थे उस समय जितने भी एलिट वर्ग थे, बुद्धिजीवी वर्ग, है ना, धर्म प्रचारक, और कहीं कहीं महाजनों में भी एकजुटता दिखाई दी, जमींदारों में भी एकजुटता दिखाई दी, अखबारों में लेख लिखे गए। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी, ये अक्सर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, हिंदू पैट्रियाट और हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी, तो हरीश चंद्र मुखर्जी ने इसमें लेख लिखा और इस लेख में इसको सपोर्ट किया, काफ़ी सपोर्ट किया नील विद्रोह को। अक्सर ये पूछा जाता है। दीनबंधु मित्र का एक नाटक है नील दर्पण, तो नील दर्पण का पूरा थीम ही यही है, नील दर्पण। ये दो रचनाएं आपसे अक्सर पूछी जाती हैं, दीनबंधु मित्र। तो दीनबंधु मित्र का ये जो नील दर्पण है, मुखर्जी का जो पैट्रियाट है, इसमें इसका सपोर्ट किया गया। 1860 में एक फिर नील आयोग गठित किया गया और नील आयोग के सुझाव पर सरकारी अधिसूचना जारी की गई, जिसमें यह कहा गया कि रैयतों को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी प्रकार के विवादों का निपटारा कानूनी तरीके से हो, किसी के अधिकारों का हनन ना हो। यहाँ से आपको क्या लगता है, ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा कि हम बात मनवा सकते हैं, हम अपनी बात तौर तरीके से अगर सही से करते हैं और अपना विद्रोह करते हैं, अपनी बात को उठाते हैं, संगठित हो जाते हैं, अनुशासित हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, सहयोग की भावना हमारे में होती है, तो हम कुछ कर सकते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष आगे आने वाला है, बड़ा एक रास्ता, बहुत लंबा रास्ता हमको तय करना है। 1857 में जिसका बिगुल फूंका जा चुका है, तो वहाँ पर नील आंदोलन की जो ये आंशिक सफलता थी, या हम इसको उस समय मान सकते हैं ये काफ़ी अच्छी सफलता थी। इस सफलता ने ये दिखाया कि हम कमज़ोर नहीं हैं, अगर हम एकजुट होकर के एक मंच पे लड़ेंगे तो कोई हमको हमारे अधिकारों से लंबे समय तक वंचित नहीं रख सकता है। ये सारी बातें इसने मैसेज दिया। तो ये नील विद्रोह है, इससे इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसको आसानी से अब कर लेंगे। दूसरा एक विद्रोह हुआ जिसको कहते हैं पावना विद्रोह। 1873 की बात है। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में इसका वो पाया जाता है। 1873 से 76 के बीच में ये पावना विद्रोह, इसका ये काल है, ये समय है। पावना विद्रोह क्या था? पावना विद्रोह भी बंगाल में ही हुआ। किसान आंदोलन ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एक किसान आंदोलन था। इसके जो नेतृत्व करता थे ईशान चंद्र राय और शंभूपाल, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। एक थे इसमें ईशान चंद्र राय और दूसरे इसमें थे शंभूपाल। इन दो लोगों का नाम आप याद रखिए। ये इसको नेतृत्व इन्होंने ही प्रदान किया था, ये नेतृत्व करता थे इसके। पटसन की खेती होती थी बस बंगाल के क्षेत्र में, पावना क्षेत्र उसके लिए बहुत फेमस क्षेत्र हुआ करता था। लगभग जितने किसान थे उनमें से आधे किसान जो है वो पटसन की खेती वहाँ पे करते थे, बड़े पैमाने पे करते थे। तो जब एक वहाँ पे अधिनियम लाया गया, 1850 का एक अधिनियम आया, तो 1850 का एक अधिनियम था, उसका नाम था अधिनियम 10। तो उसके द्वारा ज़मीन पर कुछ किसानों की जो ज़मीन थी तो उस पर कब्जे का जो अधिकार था उसमें कुछ हेर फेर किया गया, लगान में वृद्धि कर दी गई। तो इस तरीके से वहाँ पे जो परिवर्तन हुआ, जैसे हुआ ये था कि 50% से अधिक किसानों को 1850 का जो अधिनियम था उसके द्वारा ज़मीन पर कब्जे का अधिकार दिया गया और कुछ सीमा तक लगान में वृद्धि के लिए संरक्षण भी इसमें दिया गया। यानी कि कुछ ये सारी चीज़ें जो पटसन की खेती हो रही थी, ये ऐसे कुछ फेरबदल उसमें किया गया। अधिनियम 10 जो था, इसमें किसानों को दी गई सुविधाएं, लेकिन सुविधाओं को देने के बावजूद, जैसे आपसे मैं यहाँ पे थोड़ा सोच रहा था इसको ना बताऊं, लेकिन मैं बता देता हूं कि जो अधिनियम 10 है, अधिनियम 10 के अंतर्गत, अधिनियम 10 के अंतर्गत क्या किया गया, किसानों को कुछ हद तक, कुछ सीमा तक लगान में वृद्धि के लिए संरक्षण दे दिया गया कि पटसन की खेती होती है तो आप करिए और इसमें हम आपको संरक्षण दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगान वृद्धि नहीं की जाएगी। लेकिन जमींदारों को
मतलब यहाँ पे किसानों को तो अधिनियम के तहत कुछ संरक्षण सुविधाएं दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी जमींदारों को शोषण का शिकार होना पड़ता था, है ना। 1793 से 1782 के बीच का ये पूरा एक काल था, जिसमें लगभग 1873 से, इसको हम कहेंगे 1873 से 1882 के बीच में, ये लगभग 7 गुना की वृद्धि इसमें देखी गई लगान में। और लगान में जो ये वृद्धि देखी गई, तो उसमें किसानों के साथ भी ज्यादतियाँ करनी पड़ी, किसानों को उसको झेलना पड़ा। ऐसे में जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध पावना में फिर विद्रोह हुआ। अब इसको आप समझिए, पावना में किसानों को अधिनियम 10 के तहत सुविधाएं कुछ संरक्षण दिया गया, जमींदारों को ये नहीं मिला, जमींदारों के पास अभी भी समस्या थी। जमींदारों ने क्या किया, किसानों का शोषण किया, किसानों पर इन्होंने दबाव डाला, और किसानों का जब शोषण हुआ, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, 7 गुना तक वृद्धि हो गई लगान में। और टैक्सेज में जब 7 गुना तक वृद्धि हुई, तो लगान में जब वृद्धि हुई तो किसानों ने क्या किया, किसानों ने विद्रोह कर दिया। और ये जो विद्रोह हुआ, यही विद्रोह पावना विद्रोह था। और इसमें एक किसान संघ भी बनाया गया था। अब संघ वंघ बनने लगे, अब किसान संघ बना तो उसने क्या किया, किसानों को संगठित किया, लगान न देने की बात की, जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे के लिए चंदा इकट्ठा किया इन लोगों ने। तो ये विद्रोह करने के बाद में किसान संघ का निर्माण इन्होंने किया। और संघ बनाने का मतलब है कि अब एकजुट हो रहे हैं, एकजुट होकर काम करना ये चाह रहे हैं। मोहर लग गई उस पर एकजुटता पर, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं लोग। जैसे अभी भी स्टूडेंट जब पीड़ित होते हैं तो क्या करते हैं, चलो चंदा इकट्ठा करो, हाई कोर्ट चलते हैं आयोग के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे एकजुटता की कमी रहती है, इसीलिए सफलता जल्दी नहीं मिलती है। तो जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे में चंदा इकट्ठा किया गया, उसको लगाया गया, साहूकार और महाजन के चंगुल से फंसने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई। जगह जगह विद्रोह प्रारंभ हुआ। साहूकार ऋणदाता जो थे, उनकी डिग्री जो थी, जो ऋणपत्र थे, उनको छीन कर जला दिया गया, हिंसा की गई। ये सब यहाँ पर होता रहा। 12 मई 1875 की बात है, भीमरथी तालुका का सूपा कस्बा था, वहाँ पे आंदोलन हिंसक हो गया। तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है 12 मई 1875 और यहाँ पर एक सूपा कस्बा था, तो सूपा कस्बा में हिंसा हो गई। इसमें बाकी जगहों पर अगर आपसे कहा जाए तो ये अहिंसक बना रहा। तो हिंसा और अहिंसा, अगर आपसे पूछा जाए हिंसक था कि अहिंसक था, तो ये दोनों, अहिंसा भी इसमें देखने को मिली और हिंसा भी। तो केवल ऐसा आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल हिंसा नहीं थी या बिल्कुल अहिंसा था, ऐसा कुछ आप नहीं कह सकते। दोनों छुटपुट घटनाएं, कुछ कहीं पर हिंसा भी हुई, कहीं पर शांति पूर्वक कार्य हुआ। यहाँ पर कुछ जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, जैसे धोबी हैं, बढ़ई हैं, मोची हैं, लुहार हैं, इन लोगों ने महाजनों का बहिष्कार कर दिया। और महाजनों का जब बहिष्कार किया इसमें, तो महाजनों का बहिष्कार करेंगे तो क्या करेंगे, उनको जो काम करने थे वो काम वो नहीं करेंगे। दक्कन विद्रोह के समय ऐसा हुआ था, ठीक है ना। तो दक्कन विद्रोह के समय सामाजिक बहिष्कार ऐसे हुए थे। तो इस तरीके से कुल मिला के वैसे ही घटनाएं यहाँ भी आपको देखने को मिली। तो विद्रोह फिर जब भड़का तो सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया और उस पर चर्चा की कि देखो भाई, ये ऋणग्रस्तता कारण है क्या विद्रोह का। तो पता चला कि ऋणग्रस्तता ही एकमात्र कारण था। अगर लोगों की ऋणग्रस्तता न बढ़ती, लोग ऋणग्रस्त न होते, तो ऐसी खराब स्थिति न आती। तो आयोग ने फिर सिफारिश की कि सरकार कुछ इसमें करे। तो एक कृषक राहत अधिनियम फिर इसके बाद लाया गया था और उसमें व्यवस्था की गई कि सिविल प्रोसीजर के क्रियान्वयन के अंतर्गत किसानों की ज़मीनों को जब्त नहीं किया जाएगा। तो इसका परिणाम ये था पावना का कि उसके फलस्वरूप, पावना जब ये हुआ तो उसके फलस्वरूप कृषक राहत अधिनियम बना था। कृषक राहत अधिनियम बना था और कृषक राहत अधिनियम जो ये आया, ये 1873 का था, 1873 का। तो इसके तहत ये, क्योंकि आयोग गठित हुआ था और आयोग ने जो सिफारिश की, उसने कहा ऋणग्रस्तता कारण है, उनकी ज़मीन ले ली जाएगी तो क्या होगा। तो अब इसमें पावना विद्रोह में इतनी सफलता मिली। आप देख रहे हैं कि क्रम से, जैसे पहले आदिवासियों का विद्रोह था तो उसको दबा दिया जाता था, लेकिन क्रमशः अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम अंग्रेज़ों को दबाना शुरू कर दिए थे, है ना। अंग्रेज़ों की
धीरे धीरे यहाँ पर मजबूरी दिख रही थी कि अगर वो मिलजुल के नहीं चलेंगे, हमारा हक मारेंगे तो समस्या हो जाएगी। यहाँ पे आंदोलनकारियों का नारा, एक यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं। एक ये भी इम्पोर्टेंट इसका फैक्ट है, हम महारानी, हम सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, महारानी की रैयत होना चाहते हैं, हम ये कंपनी के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं, ऐसा भी। और ऐसा कहने से क्या होगा, महारानी जो होंगी वो खुश हो जाएंगी कि हाँ चलो हमारे प्रति तो कम से कम विश्वास है। ये नारा भी इसी में दिया गया था। आपसे पूछा जा सकता है, सरकार ने भारतीय दंड संहिता के दायरे में ही इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि इन लोगों के ऊपर ज्यादती की जाए, है ना। अंग्रेज लेफ्टिनेंट था उस समय, लेफ्टिनेंट गवर्नर कैम्पबेल, और कैम्पबेल ने पावना विद्रोह का समर्थन तक कर दिया था। इतना उसको समझ में आई थी इन लोगों की बात। हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है पावना विद्रोह, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है पावना विद्रोह। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर इसमें काम कर रहे थे और ये बड़ी बात थी। जब तक ये साथ रहेंगे तब तक कोई कुछ कर नहीं सकता था, तो ये लोग मिलकर साथ काम कर रहे थे, है ना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आरसी दत्त, ये सब समर्थक थे इसके। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आरसी दत्त, ये सब इसके समर्थक थे, सब समर्थक थे इसके। तो ये जो है पावना आंदोलन से इतने प्रश्न आपसे बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, बाकी इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि इंडियन एसोसिएशन के सदस्य थे, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली, ये सब इंडियन एसोसिएशन के सदस्य थे। तो किसानों की रक्षा के लिए इन लोगों ने भी आंदोलन चलाया था उस समय, इसी के पैरेलल, मतलब इसी के हेल्प में आप कह सकते हैं। चलिए अब एक बात करते हैं हम दक्कन विद्रोह की। समझ में आया? कई चीज़ें शॉर्ट करनी पड़ती हैं क्योंकि समय भी देखना पड़ता है कि आपकी क्लासेस बहुत लंबी ना हो। नहीं तो बातें तो बहुत हैं पढ़ाने की, लेकिन जितना हम लोग यहाँ प्रयास कर ले रहे हैं, जितना डिस्कशन हो जा रहा है, वो मोर देन इनफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोर देन इनफ है, बिल्कुल आप फिक्र ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें, मोर देन इनफ है। इतना आप कर लेंगे तो आसानी से आपका कोई भी एग्ज़ाम, जो अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हो जाएंगे। जो प्रश्न इसलिए बनाए ही जाते हैं कि उनको करना नहीं है, केवल परेशान करने के लिए वो रखे गए हैं, तो उसके लिए कोई बात नहीं। दक्कन विद्रोह, अगला विद्रोह है 1874-75 की बात है। 1874-75 में दक्कन विद्रोह हुआ। दक्कन का एरिया आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की तरफ आप जाइए, जहाँ पर ये विद्रोह हुए थे, एग्जैक्ट लोकेशन इसका तो पुणे और अहमदनगर, ये वो एरिया में आते हैं। वहाँ पर किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया। यहाँ पर जो विद्रोह हो रहा है तो किसान विद्रोह तो है ही है, लेकिन साहूकारों के खिलाफ हो रहा है। किसके खिलाफ हो रहा है? साहूकारों के खिलाफ हो रहा है ना। साहूकार यहाँ प्रताड़ित कर रहे थे, लगान की दरें बढ़ा दिए थे। कई वर्षों से लगातार फसल खराब हो रही थी, लगानों की दर बढ़ रही थी, किसान लगान अदायगी नहीं कर पा रहे थे, साहूकारों पर निर्भरता उनकी बढ़ रही थी, और साहूकार जो थे वो अपनी लगान दर बढ़ाते जा रहे थे। किसान उनसे कर्ज लेता था, फिर कर्ज को दूर करने के लिए फिर कर्ज लेता था। तो साहूकार और किसानों के बीच में संघर्ष हुआ, क्योंकि साहूकारों ने ऐसे ही तो इनको पैसा दिया नहीं, इनका घर, इनकी ज़मीन ये रहन पर रखी, और ये ज़मीन घर जब नहीं छुड़वा पाते थे तो इसको जब्त कर लेते थे, जब्त हो जाता था। तो दक्कन विद्रोह पूछा जाएगा प्रश्न किसके खिलाफ था? साहूकारों के खिलाफ था। कहाँ पर हुआ? पुणे और अहमदनगर, ये भी ध्यान रखिएगा, पुणे और अहमदनगर, ये दो जगह पे ये मुख्यतः था। और ये जो एरिया आता है दक्कन का ये क्षेत्र है, तो इन्हीं जिलों में ये हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से एक विद्रोह है, इसी से मोपला विद्रोह। अगला जो विद्रोह हमको करना है वह है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह में सबसे जो बेसिक प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये है कि ये विद्रोह कहाँ हुआ। मालाबार क्षेत्र पड़ता है, मालाबार क्षेत्र, और मालाबार क्षेत्र पड़ता है केरल में के पास। तो केरल में जो अगर स्टेट आपसे पूछा जाए तो केरल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ मुस्लिम लोग रहते थे, ये गरीब लोग थे और अशिक्षित लोग थे। जहाँ पर गरीबी ज़्यादा होगी, अशिक्षा ज़्यादा होगी, वहाँ पर धर्म या मुल्ला मौलवी का प्रभाव, धर्म ना कहिए,
काजी पंडित मुल्ला मौलवी जिस भी धर्म में जहाँ पर होगी, तो मुल्ला मौलवी का प्रभाव इनके ऊपर ज़्यादा था। इन्हीं के अनुसार ये लोग चलते थे, छोटे मोटे व्यवसाय करते थे, है ना। ये लोग वास्तव में इनका धर्म परिवर्तन किया गया था, इस्लाम धर्म में इनका धर्मांतरण हुआ था। मोपला जो किसान थे वो मालाबार के हिंदू, नंबू, दरी और नायर जो उच्च जाति थी उनके बटाईदार थे। नायर वहाँ पे मिलते हैं तो नंबूदरी भी मिलते हैं, नंबूदरी, और यहाँ पर नायर भी मिलते हैं। तो इनके यहाँ बटाई का काम करते थे ये लोग। बटाई का काम करते थे कौन लोग? जो मोपला लोग थे, बटाई का काम इनके यहाँ करते थे। नंबूदरी और नायर के पास ज़मीनें थी। ये लोग नौकरी पेशा में भी थे, उस समय शासन में थे, पुलिस में थे, न्यायालय में थे, उनसे संरक्षण भी इनको प्राप्त था, उच्च जातियाँ थीं। तो मोपला जो विद्रोह हुआ वो इन्हीं के खिलाफ हुआ, क्योंकि इनका कहना था कि ये लोग शोषण कर रहे हैं, जो नायर और नंबूदरी हैं ये लोग शोषण कर रहे हैं। अब ये लोग थे हिंदू, ये लोग थे हिंदू, और ये लोग जो मोपला हैं, मोपला है मुस्लिम, इन पर प्रभाव है इनका मुल्ला मौलवी का। धीरे धीरे ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में, मतलब सांप्रदायिक विद्रोह के रूप में ये जाना जाने लगा। मोपला विद्रोह जब हुआ तो मोपला विद्रोह में सबसे बड़ी बात ये इसमें आई कि जो ये लोग थे इन्होंने कहा कि जो भी इसमें मारा जाएगा, जो शहीद हो जाएगा, वो सीधे स्वर्ग जाएगा, अहदियों की तरह वो सीधे स्वर्ग जाएगा। इन लोगों ने मैसेज दिया, यानी कि वो उसका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात केवल अब कृषक अधिकारों की नहीं रह गई है, यहाँ तो बात आ गई है मुस्लिम अधिकारों की, यहाँ तो बात आ गई है मुसलमानों के अस्तित्व की। तो ये सांप्रदायिक रुख इसने ले लिया था। हो सकता है कोई बढ़िया इंटेलिजेंट प्रश्न बनाया जाए, कोई अच्छा प्रश्न बने तो ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह था जिसने सांप्रदायिक रुख अपना लिया था, है ना। हिंदू मुस्लिमियों के बीच में आपस में ही यहाँ पे हो गया था। अंग्रेज अलग ही रह गए, जमींदार अलग ही रह गए। जमींदार के रूप में ये समझ लीजिए है, क्योंकि इन्हीं के वो बटाईदार हैं, लेकिन इनके बीच में हो गया। धीरे धीरे ये विद्रोह बढ़ा, लगभग दर्जनों, दो दर्जन विद्रोह हो गए, 22 विद्रोह हो गए 1836 से 1854 के बीच में। 1836 के आसपास ये विद्रोह होता है, 1836 के आसपास, आगे ये चलता रहता है। इसमें तिथियों में थोड़ा बहुत आपको इधर उधर मिल जाएगा। तो मोपला जो विद्रोह है वो एक रूप में कई इतिहासकारों ने कहा कि जैसे आज जिहाद की बात की जाती है, आतंकवाद की बात की जाती है, तो ग्रामीण स्तर पे ये जिहाद का उदाहरण है। किसी व्यवस्था में जो कमियां थीं, उन व्यवस्था में कमियों के फलस्वरूप उपजा ये एक ग्रामीण आतंकवाद की संज्ञा इसको दे देते हैं। और ये मोपला विद्रोह का प्रथम चरण था, जिसमें ये शुरुआती दौर पर, मतलब ये मान के चलिए 1836 से 54 के बीच में ये एक विद्रोह हुआ। बाद में ये शांत नहीं पड़ा, फिर 1921 ईस्वी में दूसरी बार फिर से ये भड़कता है। तो तिथि इसीलिए है, ये 1921 करके की भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ इसका सेकंड वेव आई, जैसे कोरोना की वेव्स आ रही हैं, तो ऐसे ये सेकंड वेव इसकी आई। यहाँ पे भी वही कृषक असंतोष ही मुख्य कारण था। लेकिन असहयोग आंदोलन जब स्थगित हुआ तो इस आंदोलन ने सांप्रदायिक राजनीतिक रूप उस समय धारण कर लिया था, इस कारण से फिर चर्चा में रहा। मालाबार जिले में काश्तकारों ने 1921 में अब जो विद्रोह किया था वो जमींदारों के खिलाफ किया था। इस रूप में ये चेंज थोड़ा सा उससे अंतर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे अब उस समय फिर जो राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं चल रही थी, जैसे खिलाफत आंदोलन के नेता थे उसमें शौकत अली, गांधी जी ही हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इन सब लोगों ने मोपला विद्रोहियों का समर्थन भी कर दिया कि इनके अधिकार जो हैं, अधिकारों का हनन हो रहा है, और अधिकारों का हनन हो रहा है इस कारण से ये लोग मांग उठा रहे हैं। स्थिति ये आ गई कि सरकार को उसमें फिर इंटरफेयर करना पड़ा। 15 फरवरी 1921 की बात है। वहाँ पर उनके जो नेता लोग थे, निषेधाज्ञा कानून लागू किया गया, और निषेधाज्ञा कानून लागू करने के बाद में, निषेधाज्ञा कानून लागू करने के बाद में मोइनुद्दीन कोया, याकूब हसन, के माधवन नायर और गोपाल मेनन,
ये उनके विद्रोही जो उनके नेता थे UK गोपाल मेनन, इन सब को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो मुसलमानों के धार्मिक गुरु स्थानीय नेता थे अली मुस्लियार, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के क्रम में इन्होंने क्या किया, कई मस्जिदों में ये छिपे ऐसा पाया गया तो कई मस्जिदों में छापे मारे गए, विद्रोह हुआ। पुलिस को विद्रोहियों का जो आक्रामक रुख था, जो तेवर था, उसका सामना करना पड़ा। कई विद्रोही इसमें मरे, कई पुलिस वाले घायल हुए, है ना। सैनिक शासन यहाँ लगाना पड़ा था, इतना जटिल हो गया था। ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, ये ग्रामीण आतंकवाद की संज्ञा इसको ऐसे नहीं दी जा रही है, क्योंकि इसका शुरू से ही यही था। हिंदू मुस्लिम हुआ, बाद में फिर जब दूसरा फेज आया तब उसमें जमींदारों के विरुद्ध हुआ, तो ये सारा चीज़ इसमें हुआ। अगला जो आंदोलन है वो है एक हुआ था फड़के आंदोलन। वासुदेव बलवंत फड़के का नाम आपने सुना है कि नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। एक फड़के आंदोलन था। फड़के आंदोलन का क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, और इसके नेता कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के, है ना। फड़के इसीलिए आंदोलन ही था, फड़के नाम ही इसका इसी कारण से पड़ा था। फड़के आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ था। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, फड़के आंदोलन ये हुआ महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो ये आंदोलन हुआ, इसका समय था 1800 कितना 1879 में ये आंदोलन हुआ। वासुदेव बलवंत फड़के वहाँ पर 1879 के करीब ये जब वहाँ की उस क्षेत्र में, मतलब इनका एक बुद्धिजीवियों के रूप में महाराष्ट्र में, और आप कह सकते हैं राष्ट्रवादी के तौर पर, जन साधारण के जुझारू नेतृत्वकर्ता के तौर पर ये आगे आए, तो इन्होंने वहाँ पर किया क्या? जैसे हुआ ये था कि महादेव गोविंद रानाडे का जो धन बहिर्गमन पर व्याख्यान था, उसको फड़के ने सुना। जो उस समय भयंकर अकाल की घटनाएं हुई थी पश्चिमी भारत में, उसको इन्होंने देखा। तो इन घटनाओं ने फड़के को भावनात्मक रूप से प्रेरित किया कि यहाँ की जो स्थिति है, जैसे रामोसी और महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में जो रहने वाले किसान थे, उनकी स्थिति इन्होंने देखा, तो उनको एकत्रित किया। और उनको एकत्रित करके इन्होंने कोशिश ये की कि अब किसी तरीके से जितना भी लूटपाट हुई है उसको वापस लाया जाए। रास्ता इनका क्या था? डकैतियाँ इन्होंने डाली, धन एकत्र किया, संचार व्यवस्था को तहस नहस किया, विद्रोह किया, जहाँ भी उनकी चौकियाँ थीं, अड्डे थे, उनको सबको नष्ट किया। और इन्होंने कहा कि हमको हिंदू राज्य की स्थापना करनी है, हिंदू राज्य की स्थापना करनी है। हिंदू राज्य की स्थापना करने की बात इन्होंने कही कि ये स्थापना करना हमारा उद्देश्य है। क्रांतिकारी आतंकवाद का पूर्वाभास यहीं से मिलता है। अगर आपसे कोई पूछे कहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि जड़ें वहाँ पे दिखने लगी थी, ठीक है ना। फड़के को जेल हो गई, फड़के की फिर मृत्यु हो गई जेल में, है ना। और फिर ऐसे ही ये आंदोलन चला, और फड़के की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद रामोसियों का गिरोह जो था, जिनको सहयोग, जिनको कॉन्फिडेंस में लेके इन्होंने शुरू किया था, तो रामोसियों का गिरोह 1887 तक इस आंदोलन को लेके सक्रिय रहा। दौलता रामोसी एक व्यक्ति हुआ करते थे रामोसियों में, तो उनके नेतृत्व में ये 1887 तक चलता रहा। एक लंबा समय है, 1887 तक चला, क्योंकि ये 3 साल बाद ही जो फड़के थे, बलवंत फड़के, तो बलवंत फड़के जो है ये 3 साल में इनको गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद में ये वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। राष्ट्रवाद और जो एक भावनात्मक पीड़ा होती है उसको इन्होंने महसूस किया था। और कहीं ना कहीं आप जब ये बात आती है कि इसको हम कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी आतंकवाद शुरू हो गया, तो यहाँ से माना जाता है वासुदेव बलवंत फड़के से, ठीक है ना। सचेत राष्ट्रवादी थे ये, है ना, बुद्धिजीवी थे। तो इस रूप में ये फड़के आंदोलन इम्पोर्टेंट है। अब हमने ये जो अभी जितने भी आंदोलन देखे हैं, ये सब 19वीं शताब्दी के आंदोलन थे। अब हम प्रवेश कर रहे हैं, ये 19वीं शताब्दी खत्म हो रही है, अब हम 20वीं शताब्दी में
चलेंगे या 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की स्थिति देखेंगे तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो किसान आंदोलन हुए, उसके बाद में आगे जब हम बढ़ेंगे तो अब थोड़ा सा सशक्त हम होते जा रहे हैं, हमारा जो रूप है आंदोलन का वो परिवर्तित होगा और जो मांगे हैं हमारी वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। तो 20वीं शताब्दी के जो किसान आंदोलन होंगे, यानी कि 1858 से 1914 के बीच में किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, उसमें आप देखेंगे कि एक बिखराव पाया जा रहा था। बहुत एक क्षेत्रीय स्तर पर होते थे, बहुत लंबे स्तर पर, बड़े स्तर पर उसको सहयोग नहीं मिलता था, तो ज़्यादा समय तक वो चल नहीं पाते थे और हम उतना सफल नहीं होते थे जितना होना चाहिए। क्योंकि जब आपका लक्ष्य यही है कि एक छोटे क्षेत्र को टारगेट करना, तो आप उस क्षेत्र को टारगेट करके आप अपने उद्देश्य की सिद्धि करते हैं, दूसरे क्षेत्र पर आप ध्यान भी नहीं देते, तो दूसरे क्षेत्र का समर्थन भी आपको नहीं मिलता है। लेकिन जब महात्मा गांधी का भारत की धरती पर फिर से आगमन होता है, पुनरागमन, और जब ये आते हैं तो पूरा नेतृत्व जब ये संभालते हैं, भारतीय जनमानस के अंदर जो इनके आने के बाद में जो भाव जगता है, तो उस नेतृत्व में गांधी जी ने क्या किया, लोगों को एक साथ लाके खड़ा कर दिया। बापू का यही सबसे बड़ा योगदान है कि जिधर चल पड़े डगमग दो, जिधर चल पड़े कोडिपग उसी ओर, तो जिधर चल देते थे बापू उधर पीछे से भीड़ चल देती थी। तो जब गांधी जी आते हैं तो 1917 की बात है, चंपारण सत्याग्रह पहला जो होता है वो चंपारण सत्याग्रह है 1917। गांधी जी कब आए थे पता है आपको? बताइएगा। गांधी जी को अलग से हमको डिस्कस करना है, गांधी जी के बारे में जितने फैक्ट्स और इनकी बातें हैं उनको हम करेंगे, सोचते रहिए। तो चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। चंपारण है कहाँ? बिहार में। तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण भी लिखा मिलता है और चंपारण भी लिखा मिलता है, जैसा भी आप कर लीजिए। 1917 बिहार में एक स्थान है, चंपारण जिला है बिहार। यहाँ पर क्या हुआ था, चंपारण में अंग्रेज जो बागान मालिक थे, नील की खेती का भी यहाँ भी मामला था, एक करार उन्होंने किया था और उसके तहत इन्होंने कहा कि अपना जो किसानों का कृषि जन्य क्षेत्र है, जो उनकी जहाँ पे वो खेती करते हैं, तो उनका 3/20वां भाग, 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया। अब जब 3/20 भाग पर अनिवार्य बना दिया गया, यानी कि इस पे खेती करनी ही है उनको, इसको हाँ ये जो पद्धति है तो इसको तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था, तिनकठिया पद्धति। और तिनकठिया जो पद्धति है ये कहाँ पर? चंपारण के किसानों में अंग्रेज बागान मालिकों ने शुरू किया था। इतनी पे खेती होती थी। उसी समय यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में केमिकल के जो कलर बनाए जाते हैं केमिकल से, उनकी खोज हो गई। और जब उनकी खोज हुई तो नील बाजार जो था, नील मार्केट, वो कोलैप्स कर गया, उसमें गिरावट आ गई। नील बाजार में जब गिरावट आई तो यहाँ पे जो नील मालिक थे तो उनको कारखाने बंद करने पड़े, कारखाने बंद करने पड़े। करार जो किया था इन्होंने, जो समझौता किया था किसानों से, तो उसको मतलब करार या समझौता जो हुआ था, इससे मुक्त करने के लिए अंग्रेज बागान मालिकों ने कहा कि अब हम तब तुमको मुक्त करेंगे इस करार से, जो तिनकठिया पद्धति थी 3/20 की, इस पे करना ही है नील की खेती। नील की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, नील के दाम घट रहे हैं, खेती यहाँ पर अब ये फ़ायदेमंद नहीं रह गई है। करार इन्होंने किया था और करार को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कहा अब भारी भरकम मात्रा में टैक्स दो, और टैक्स दोगे तभी करार ख़त्म करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मनमानी देखिए, हमारे ही यहाँ रह के, हमारी ही ज़मीन, हमारे ही किसान, सब कुछ हमारा, और उस पर मनमानी ये कर रहे हैं। भारी लगान लगा दिया कि तब करार ख़त्म करेंगे। एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, वो सब ये देख रहे थे। गांधी जी को उन्होंने लखनऊ में अप्रोच किया, लखनऊ में उनसे मिले, 1917 की बात है, और उन्होंने कहा गांधी जी आप यहाँ आइए चंपारण, आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। गांधी जी पहुँचे चंपारण, उन्होंने राजकुमार शुक्ल, पंडित राजकुमार शुक्ल की बात को उन्होंने माना। तो राजकुमार शुक्ल जो थे, राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी, भेंट कहाँ हुई थी, एक ध्यान रखिएगा, इनकी भेंट हुई थी लखनऊ में, लखनऊ में। और
ये बुलाया इनको कहाँ, चंपारण में इन्होंने चंपारण बुलाया और गांधी जी ने चंपारण जाने का जो इनका न्योता था उसको स्वीकार किया और गांधी जी पहुंच गए चंपारण। ठीक है, गांधी जी ने कहा बेटा ज़्यादा दिमाग मत खराब करो, सीधे सीधे ये सब छोड़ दो, नहीं तो हम करेंगे सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह करेंगे, सत्य के प्रति आग्रह की बात है इसमें, कभी मैं बताऊंगा, आज इस पे नहीं। तो सत्याग्रह करेंगे। और भारत में सत्याग्रह का प्रयोग, गांधी जी पहले सत्याग्रह प्रयोग अफ्रीका में कर चुके थे। यहाँ पे कुछ अपनी ही मांग की जा रही थी, कोई ऐसी बात तो थी नहीं, अपनी ही मांग की जा रही थी, अपनी ही जमीन, तो उसके प्रति सत्याग्रह किया। इन्होंने बताया कि हम सत्याग्रह करेंगे। और गांधी जी का सत्याग्रह प्रयोग जो पहला था, पहला जो प्रयास था वो यही चंपारण था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, वो भी साथ हो लिए। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने, पहले राष्ट्रपति, ये भी इसमें इनके साथ थे। ब्रिज किशोर भी इनके साथ थे, महादेव देसाई भी इनके साथ थे, ब्रज किशोर जी भी इनके साथ थे, महादेव सरदेसाई जो थे तो महादेव देसाई भी इनके साथ थे, राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया ही था, नरिहर पारिक थे, जेबी कृपलानी थे, ये सब लोग इसमें थे। ये सब लोग इनके साथ थे, किसके, गांधी जी के, है ना। तो इन लोगों ने साथ दिया। चंपारण आंदोलन सफल रहा, गांधी जी ने किसानों को एकजुट करने में सफलता प्राप्त की। जब ये सफल रहा तो एक आयोग स्थापित किया गया और गांधी जी को भी इसमें शामिल किया गया कि भाई बताओ क्या होना चाहिए। तो जो तिनकटिया पद्धति थी इसको समाप्त कर दिया गया और अवैध रूप से जो धन वसूला गया था, जिन किसानों ने दे दिया था, उस धन का 25% वापस भी किया गया। ठीक है, और 1917 के बाद स्थिति ये आ गई कि किसान घटी हुई दर पर वसूल की जाने वाली जो वहाँ पे टैक्स प्रणाली थी, जिसको सहरवेसी कहते थे, उसको देने से भी इनकार कर देते थे। कहते थे अब नहीं देंगे, क्योंकि अब उनके पास कॉन्फिडेंस आ गया था। सहरवेसी उसको बोलते थे, अतिरिक्त जो देना पड़ता था, है ना। तो घटी हुई दर पर वसूल की जाने वाली जो सहरवेसी टैक्स प्रणाली थी, सहरवेसी उसको बोलते थे, उससे भी इनकार करना शुरू कर दिए किसान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी जो थे, उन्होंने इतना बढ़िया नेतृत्व किया था कि पूरा आप ये समझ लीजिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर इतना प्रभावित हुए कि उनको महात्मा की उपाधि इन्होंने दे दी। महात्मा की उपाधि जो गांधी को दिया था, बापू को, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर इसी से प्रभावित होकर इन्होंने दिया था, इतना प्रभावित हुए थे, है ना। अब बाकी एक जूडिथ ब्राउन है, उसने गांधीज राइट टू पावर में राजेंद्र प्रसाद, एस.एन. सिन्हा और जेबी कृपलानी को सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी कह दिया था, ऐसा भी कहा। अब वो उसका दृष्टिकोण है। तो इस तरीके से गांधी जी जब यहाँ पे गांधी जी का पदार्पण होता है तो चंपारण सत्याग्रह को सफल करने में सफल होते हैं। ऐसा ही एक आंदोलन अब दूसरे सिरे पे चल रहा था। ये तो आप पूरब में बिहार में थे, अब चलिए हम आपको ले चलते हैं गुजरात, है ना, खेड़ा ले चलते हैं। गुजरात में खेड़ा जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह यहाँ से शुरू हो गया है। अब खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 की बात है, इसका क्रम बहुत पूछा जाता है। तो खेड़ा सत्याग्रह 1917 में वो हुआ है चंपारण, और खेड़ा हुआ है जस्ट उसके बाद 18 में। वहाँ पे भी किसान जो थे वो सरकार के खिलाफ हो गए, क्योंकि लगान की जो दरें थी वो बहुत बढ़ा दी गई थी। गांधी जी वहाँ भी पहुँचे, नेतृत्व शुरू हुआ, फसलें खराब हो गई थी, लगान वसूली की जा रही थी, है ना। तो किसानों ने कहा कि भाई लगान हमसे ना लो, हमारी फसल खराब हो गई है। कुनबी पटीदार किसान थे वहाँ के, पटीदार वहाँ पाए जाते हैं ना, तो कुनबी पटीदार ये किसानों का वहाँ पर समूह था। इसने रिक्वेस्ट किया सरकार से रिक्वेस्ट किया कि आप जो लगान है, लगान आप हमसे ना लीजिए, लगान ना लीजिए, क्योंकि हमारी फसल खराब हो गई है, लगान में राहत दे दीजिए।
नहीं माने, गांधी जी पहुंचे। इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल ये लोग भी उसमें इनके साथ थे, है ना। इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल ये भी पहुंचे, और प्लस गांधी जी हैं ही हैं। खेड़ा सत्याग्रह हुआ और लगान ना अदा करने का नारा यहां पर इन्होंने दिया, है ना। और ये जो नारा दिया गया, ये खेड़ा का एक कापड़गंज तालुका था, वहां के स्थानीय नेता थे मोहनलाल पांड्या, उन्होंने दिया। तो मोहनलाल पांड्या ने, कभी आपसे पूछ ले लगान ना अदा करने का नारा किसने दिया था, लगान ना अदा करने, तो ये गांधी जी ने नहीं दिया था, ये मोहनलाल पांड्या ने दिया था। और ये पाकुड़ पड़ता है, ठीक है ना, वहां पे दिया था। कापड़गंज है, सॉरी पाकुड़ नहीं, कापुड़ मतलब कापड़गंज। मोहनलाल पांड्या, ठीक है, मोहनलाल पांड्या कापड़गंज में, ये खेड़ा में पड़ता है, एक खेड़ा की तालुका है, खेड़ा में, वहां पर इन्होंने दिया था, ठीक है। 22 मार्च 1918 को गांधी जी यहां पहुंचे। गांधी जी यहां पहुंचते हैं 22 मार्च 1918, अभी 100 साल 2018 में इसके पूरे हुए हैं। और जब गांधी जी ने वहाँ पे नेतृत्व संभाला, सत्याग्रह की बात की, तो सत्याग्रह के आगे लाचार जो सरकार थी उसने कहा कि ठीक है, लगान उसी से वसूली जाएगी जो देने में समर्थ होंगे। ये भी आंदोलन सफल हो गया, लगान उसी से वसूली जाएगी जो देने में समर्थ होंगे, ठीक है। और गांधी जी का जो ये आंदोलन था, यहाँ पे प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह अगर आपसे पूछा जाए, सत्याग्रह की शुरुआत जो पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि चंपारण में, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह, तो प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की अगर बात आप करेंगे तो यही था, है ना, किसान सत्याग्रह, वो यहीं से शुरू हुआ था। तो ये गांधी जी के शुरुआती रुझान थे कि गांधी जी, जैसे होता नहीं है कि कुछ होने वाला होता तो शुरू से ही पता चलने लगता है, तो पता चल गया था कि गांधी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं। जहाँ पर जाते थे बस सफलता, यानी कि जैसे आप कहीं पर जाएं, जहाँ भी प्रीलिम्स दे पास, मेंस दे पास, इंटरव्यू कॉल, बस सिलेक्शन भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ऐसे गांधी जी का भी था, आए प्रीलिम्स दिए पास, 2 प्रीलिम्स इनके निकल गए, एक चंपारण वाला, एक खेड़ा वाला, ठीक है। 1918 की ही बात है, एक गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन करते हैं, अवध में गठन करते हैं। अवध के क्षेत्र में सबसे पहले जो किसान और जमींदारों और तालुकदारों के शोषण के विरुद्ध जो सबसे पहला प्रयास हुआ था, वो होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने किया था। उत्तर प्रदेश किसान सभा, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ये शुरू करते हैं। और ये किसानों के खिलाफ जो विद्रोह हो रहा था, तो मतलब किसानों का जो किसानों का जो शोषण हो रहा था, तो उसके खिलाफ ये विद्रोह करना शुरू करते हैं। किसानों के खिलाफ नहीं विद्रोह हो रहा, किसानों का जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ ये विद्रोह करना शुरू करते हैं। इसी में बात आती है नाई धोबी बंद की। हम बात कर लेते हैं अवध किसान सभा की, या उत्तर प्रदेश किसान सभा, अवध किसान सभा, नाम तो आपको याद ही हो गए होंगे, रट लीजिए। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन करते हैं। इसमें कई छोट-मोट घटनाएं हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद, जमींदार तालुकदार का बहिष्कार इसके तहत किया था, जमींदारों का तालुकदारों का, ये एक आंदोलन चलता है। तो ये पूछा जाता है कि नाई धोबी बंद आंदोलन जो था ये कहाँ चला था, तो प्रतापगढ़ वाले लोग इसको ध्यान वैसे भी रखेंगे, जानते भी होंगे। ये प्रतापगढ़ में चला था, प्रतापगढ़ में।
इसमें क्या किया गया था कि जमींदारों के हम काम नहीं करेंगे, उनके कपड़े नहीं साफ करेंगे, उनके बाल नहीं काटेंगे, ताल्लुकदारों का ये सब काम हम नहीं करेंगे। छोटे छोटे काम है लेकिन कितने महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन में देखिए बाल जब कम कटवाने पड़ते हैं तो सब बेतरतीब हो जाते हैं, है ना। कई लोगों ने तो अपना सब तरीका ही बदल दिया। हमारे पीएम ने भी दाढ़ी रखना चालू कर दिया, बाल बड़े कर लिए। खैर पीएम जी के लिए कोई ऐसी समस्या नहीं है, उनका अपना मन था, उन्होंने किया। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा गठित तो हो गई। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा गौरीशंकर मिश्र, इंद्रनारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय ने गठित कर दी। बाद में इसमें जुड़ते हैं बाबा रामचंद्र, झिंगुरीपाल सिंह, दुर्गापाल सिंह, ये सब नाम याद रखिएगा। बाबा रामचंद्र, झिंगुरीपाल सिंह, दुर्गापाल सिंह, ये सब जुड़ते हैं, इसको और सशक्त करते हैं। गौरीशंकर मिश्र, इंद्रनारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय गठित करते हैं, ये लोग भी जुड़ जाते हैं। बाबा रामचंद्र जो थे ये सन्यासी व्यक्ति थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ब्राह्मण थे, रामचरितमानस का पाठ करते थे, किसानों की गौरव की भावना को जगाने का काम करते थे, भूस्वामियों के विरुद्ध खड़े हो गए, किसानों को संगठित करने में बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू से और गौरीशंकर मिश्र से इन्होंने कहा कि जो स्थितियां हैं वो बड़ी खराब हैं और उसको देखो, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। बाद में ये जो आंदोलन था ये ऐसे चल रहा था 1918 और 1920 आते आते 1920 में ये आंदोलन पार्टिसिपेट करता है किसमें? असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ जाता है। (1920) में ये असहयोग आंदोलन से जुड़ा, ये पूरा इसके जो लोग होते हैं उसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है। फिर अवध किसान सभा, ये जो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली थी, पहले 1918 में बनता है उत्तर प्रदेश किसान सभा। उत्तर प्रदेश किसान सभा बनती है, मदन मोहन मालवीय, इंद्रनारायण द्विवेदी हैं और गौरीशंकर मिश्र, ये बनाते हैं उत्तर प्रदेश किसान सभा। 1920 में क्या होता है, ये बाबा रामचंद्र जो हैं, बाबा रामचंद्र 1920 में ये क्या करते हैं, इसको अवध किसान सभा के रूप में गठित करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, गौरीशंकर मिश्र, माता बदल पांडे, देवनारायण पांडे, केदारनाथ, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपी का मामला है, तो अब 1920 की जो बात है वो भी डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, 17 अक्टूबर की। तो 17 अक्टूबर को बाबा रामचंद्र जो हैं, वही महाराष्ट्र वाले बाबा रामचंद्र, इसका रूप दे देते हैं अवध किसान सभा का। शुरुआत से ये सब चल रहा है लेकिन ये नया आ जाता है, डेवलपमेंट वहीं से चल रहा है, यहाँ पर ये बना है ना। युंदलाल याग्निक, मदन मोहन मालवीय, ये सब लोग मिलकर यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1920 में बाबा रामचंद्र इसका गठन कर दे रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, गौरीशंकर, माता बदल पांडे, देवनारायण पांडे, केदारनाथ, ये सब इससे जुड़े रहते हैं। और जो ये अवध किसान सभा है, इस क्षेत्र में जितनी भी बेगारी की बात होती थी, बेदखली की भूमि की बात होती थी, भूमि जोतने का जो अधिकार था, उस पर ये लोग आवाज उठाते हैं, है ना। अभी भी केंद्र जो रहता है वो प्रतापगढ़ का ही एक गांव रहता है, वो गांव है रूर, और ये आंदोलन का केंद्र है। प्रतापगढ़, रूर, तो आंदोलन का केंद्र है, आंदोलन का केंद्र यही रहता है। बाजार, मकान, खलिहान, हर जगह लूटपाट ये लोग करते हैं। और 1921 के अंत तक, आप कह सकते हैं 1922 के प्रारंभ तक, ये पूरा एरिया बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे ये प्रतापगढ़ से बढ़ के ये बहराइच, सुल्तानपुर, इधर हरदोई, हर जगह ये आंदोलन फैल जाता है ना। और वहां पे इसका जो रूप होता है उसका नाम अलग होता है, उसका नाम होता है एका आंदोलन। थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग जगहों पर वही है, यहां पर ये एका आंदोलन के तौर पर चलता है। 1921-22 आप कह सकते हैं, 21 के अंत में
22 तक, अंत से शुरू होता है 22 तक। और ये जो एका आंदोलन है इसका नेतृत्व कौन करता है? मदारी पासी, पिछड़ी जाति के थे ये, और इन्होंने आंदोलन किया का नेतृत्व किया, है ना। जो लगान की दर थी उससे कहा कि 50% कम करो लगान, 50% कम करो, स्वीकृत लगान की दर जो थी उससे 50% कम करो। तो ये सब इस क्षेत्र में आंदोलन चलते रहते हैं। यहां पर छोटे छोटे जमींदार भी इसमें शामिल हो जाते हैं क्योंकि उनका भी अहित हो रहा था। किसान तो थे ही, जमींदार भी इसमें शामिल हो जाते हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाए एका आंदोलन का जमींदारों ने विरोध किया था? तो नहीं किया था, छोटे छोटे जमींदार इसमें शामिल थे। हिंसा करते थे ये लोग, अहिंसक नीतियों में विश्वास इनका नहीं था। 1 मार्च 1922 की बात है। सरकार जब परेशान होती है तो एक देशद्रोही बैठक अधिनियम पारित करती है और आंदोलन को कुचल देती है। देशद्रोही बैठक अधिनियम, हम अपनी ही मांग कर रहे हैं, हम देशद्रोही हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अच्छी बातें करते हैं तब भी हमको लाठियां मारी जाती हैं, क्योंकि कौन शासन कर रहा है इस पे डिपेंड करता है। मांग जायज नाजायज है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड उस पे करेगा कि कौन आपकी मांग को सुन रहा है। अंग्रेजों को लगा कि ये सब नाजायज है, जबकि बात जो है वो हम सही कर रहे थे, हम बात सही कर रहे थे। तो एका आंदोलन में शामिल लोग, शामिल जिले और इनके नेतृत्वकर्ता के बारे में अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। 1928 की बात है, एक सत्याग्रह होता है बारदोली, गुजरात में, सूरत में। तो बारदोली के बारे में हम बात कर लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928। बारदोली एक वहां तालुका थी। 1928 में बारदोली एक तालुका थी। ये क्या थी? तालुका। और यहां पे भी लगान न देने का मुद्दा उठा, लगान न देने का मुद्दा, एक आंदोलन यहां पे चला कि हम लगान नहीं देंगे, लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। वही कुनबी पटीदार जातियों के जो भूस्वामी थे, किसानों ने उनके साथ, मतलब ये सारे लोगों ने हिस्सा लिया, किसानों ने इसमें पार्टिसिपेट तो किया ही। और यहाँ पे एक जनजाति थी कालीप्राज, काले लोग यानी ये थे। तो एसटीज भी जो वहाँ के कालीप्राज थे, कालीप्राज, तो कालीप्राज ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, कालीप्राज। और कालीप्राज जनजाति की स्थिति खराब की थी। एक वहाँ की पद्धति थी हाली पद्धति। हाली पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों को यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में, उच्च जातियों के यहाँ इनको क्या करना पड़ता था? कार्य करना पड़ता था। गुलामी प्रकार की ये पद्धति थी। कालीप्राज की जो स्थिति खराब थी वो हाली पद्धति थी। तो जो उच्च जाति के लोगों के यहाँ ये लोग मजदूरी करते थे, गुलामी करते थे, जीने भर का खाना और तन ढकने भर का लत्ता इनको मिलता था। और इसी में ये लोग, ये मतलब एक गुलामी की पद्धति आप कह सकते हैं, गुलाम बना के रखना। तो इस कारण से ये कालीप्राज जो एसटी थी, इनकी स्थिति खराब थी, तो ये भी लोग इसमें मिल गए, है ना। कल्याण जी, कुंवर जी, दयाल जी, ये मेहता बंधु थे। किसानों के समर्थन में इन्होंने आंदोलन चलाया था, है ना। तो इसमें 3 लोगों का नाम ये आपको नहीं बोलना है, कल्याण, कुंवर, दयाल। कल्याण, कुंवर और दयाल, सबके आगे लगा दीजिए जी। इन लोगों ने, ये मेहता बंधु थे, मेहता बंधु। तो मेहता बंधुओं ने क्या किया? आंदोलन चलाया, आंदोलन चला दिया। 1922 से ये आंदोलन वहाँ चलने लगा था। कपास की कीमत गिरने के बाद मुंबई सरकार द्वारा लगान की दर भी बढ़ा दी गई थी और उसी के तहत ये चल रहा था। लेकिन 4 फरवरी 1928 को इसका नेतृत्व संभालते हैं बारदोली सत्याग्रह का। ये तो चल ही रहा है पहले से, 1922 से ही चल रहा है, लेकिन ये 4 फरवरी 1928 को पहुंचते हैं बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व संभालने वल्लभ भाई पटेल। बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखकर पटेल कहते हैं इसकी जांच कीजिए, जांच इसकी कराई जाए, है ना। तो जब यहाँ पर अब कौन पहुंचा?
पटेल पहुंचे, और पटेल जी जब पहुंचते हैं, मांग करते हैं जांच की, तब यहाँ से कुछ है ना, तो जो लगान ना अदायगी है किसानों को फिर संगठित किया गया। किसान जो थे, हिंदू मुस्लिम सब इसमें थे, गीता कुरान पर हाथ रखकर कसम खाए कि हम लगान नहीं देंगे, है ना। अनुरोध किया गया सरकार से कि जांच की जाए। नरमपंथी जो गुट था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से वो मांग कर रहा था कि जांच करा ली जाए, जांच कराई जाए, क्या इसका सही हो सकता है। भाई एक तरफ फसल पैदा नहीं हो रही है, दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं। 1922 से ये सब चल ही रहा था, ये कपास के मुद्दे पे चल रहा था। यहाँ पर जब ये पहुंचे तो और जोर पकड़ लिया, ठीक है। विधान परिषद के जो भारतीय नेता थे उन्होंने त्यागपत्र दिया। ब्रिटेन की संसद में बहस हुई इसके बारे में, बारदोली किसान आंदोलन के बारे में। छोटा मोटा कोई आंदोलन नहीं था। वायसराय उस समय इरविन था। इरविन ने कहा, गवर्नर विल्सन था वहां पे, इरविन के समय का मामला है ये, तो इरविन विल्सन से कह रहा है कि इसको जल्दी निपटाओ, ये मामला छोटा नहीं है। ब्रिटेन तक पहुंच गई है इसकी आवाज। ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को फिर एक जांच कमेटी बना के सरकार भेजती है। 2 लोग उसमें रहते हैं कमेटी में, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल, इनके इसमें कमेटी बनाई जाती है और सरकार इसको भेजती है, जांच का आदेश देती है। और पाया जाता है कि 30% लगान गलत दिया जा रहा है, तो उसको अवैध करार दिया जाता है और सरकार लगान को घटाकर 6.03% कर देती है। 30% ये आयोग जो होता है, 30% को कहा जाता है कि ये 30% गड़बड़ है, इतने प्रतिशत पे टिक किया जाता है कि हाँ चलो इतना लेना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली का जो ये आंदोलन होता है वो सफल हो जाता है। गांधी जी आंदोलन पर खुश होते हैं। बारदौली संघर्ष, चाहे जो कुछ भी हो, ये स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है, इसकी सफलता पर गांधी जी बोलते हैं। बारदौली संघर्ष चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ये स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरीके का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचाती है, ये गांधी जी बोलते हैं। और बारदौली सत्याग्रह के समय यहाँ की जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं की ओर से गांधी जी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे देते हैं। तो जो ये पटेल जी हैं, पटेल जी को सरदार की उपाधि देते हैं। कौन? गांधी जी। गांधी जी देते हैं। और यहाँ जो महिलाएं होती हैं वहाँ की, बारदौली सत्याग्रह की, तो महिलाओं की ओर से देते हैं। इतना ध्यान रखना, महिलाओं की ओर से देते हैं, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही 1-2 आंदोलन और हैं। जैसे हमने किसान सभा की बात की, किसान सभा में हमने वहीं पे एक आंदोलन भी देख लिया एक साथ में। ऐसे एक आंदोलन बचा है, ये बंगाल में 20वीं सदी में एक आंदोलन हुआ था, तेभागा आंदोलन, उसको देख लेते हैं। देखिए ये क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र में हो रहे हैं। जैसे वहाँ अवध वाला हमने बात किया, ऐसे ही ये गुजरात की हमने बात की, ऐसे ही हमने तेभागा की हम बात करने जा रहे हैं। अब आपको मैंने शुरू में बताया कि अब जो है एक एकता नजर आ रही है, क्षेत्रीय मुद्दों पे ही नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि उससे प्रेरणा मिल रही है ना, प्रेरणा मिल रही है। तो तेभागा जो आंदोलन है, तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। बटाईदारों ने इसमें डिमांड की थी कि उपज का तिभागा यानी कि 1/3 भाग प्रदान किया जाए। तेभागा का मतलब 1/3 है ना। बटाईदारों ने ये मांग की कि उन्हें उपज का 1/3 भाग दिया जाए, इतना भी नहीं दिया जाता था। तो जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था, जो भूमि मालिक थे उनके खिलाफ था इनका, बटाईदारों का। जब ये अभी तो देखते हैं आप, आधा आधा वाला मामला होता है, तब नहीं होता था और कम दिया जाता था, बहुत कम, 1/6 तक दिया जाता था। कंपाराम और भवन सिंह इसने इसका नेतृत्व किया था। इसने नेतृत्व किया था, ये नेतृत्व करता थे, ये नेतृत्व करने वाले थे। फिर भू राजस्व वहां पर फ्लाउड कमीशन से प्रेरित यह आंदोलन था और स्वतंत्रता प्राप्ति तक ये फिर चलता भी रहा था।
जो फ्लाउड कमीशन वहाँ था, तो फ्लाउड कमीशन या भू राजस्व से संबंधित जो मामला था, तो उसी के खिलाफ ये था। बस इतना आप जानिए। कहाँ पर हुआ था ये आपसे पूछा जाएगा। तेभागा कई बार पूछा गया है, ठीक है। मजदूरों का भी आंदोलन हुआ है ना, तो भारत के मजदूरों का जो इम्पोर्टेंट है, जैसे भारत का मजदूर आंदोलन जो है उसको भी देख लेते हैं, मजदूरों के जो आंदोलन हुए हैं, फिर इसको समाप्त करते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक जब उद्योगों की स्थापना यहाँ पर हो गई भारत में, तो भारत मजदूर संघ भी अस्तित्व में आने लगे, है ना। कल कारखानों में वो लोग काम करते थे जो लोग, तो उनको बहुत बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, देर तक काम करना पड़ता था, वेतन कम मिलता था, असुरक्षा भी उनकी नौकरी की रहती थी, खुद उनके काम करने की भी असुरक्षा रहती थी, कब उनको निकाल दिया जाए कोई कुछ पता नहीं। तो कारखानों में सुधार के लिए समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा शुरू में प्रयास किए गए, और 1877 की बात है, नागपुर में मिल मजदूरों ने वेतन की दरों के विरुद्ध हड़ताल कर दिया। एम्प्रेस मिल के मजदूर थे जिन्होंने हड़ताल किया। आवाज उठाई गई, इतनी हिम्मत तो अब आ रही है। 1870 में देखा जाए तो मजदूरों का एक क्लब भी स्थापित हुआ था, भारत श्रमजीवी नामक, उसने पत्रिका का प्रकाशन भी किया था, और ये शुरू हुआ था बंगाल में। शशिपाद बनर्जी थे, 1870 की बात है, 1870 में ये एक मजदूर क्लब बना था। कहाँ पर बना था? बंगाल में। और ये कौन थे? शशिपाद बनर्जी। शशिपाद बनर्जी ने इसको शुरू किया था, और इनकी एक पत्रिका भी निकली थी, भारत श्रमजीवी। भारत श्रमजीवी पत्रिका भी निकलती थी। ये सब शुरू के प्रयास हैं, और यहां से फैक्ट से ही आपसे प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। मुंबई मिल हैंड्स जो एसोसिएशन था उसकी भी स्थापना होती है 1890 आते आते। तो 1890 में जो मुंबई हैंड्स मिल एसोसिएशन की स्थापना होती है, यह स्थापना कौन करता है? तो मुंबई में यह स्थापना जो हो रही है, ये एनएम लोखंडी ने किया था। एनएम लोखंडी नाम कभी कभी पूछा जाता है, इसको कोई पढ़ता नहीं है, सब छोड़ देते हैं लोग, ये भी करते हैं। और इसी को भारत का पहला मजदूर संघ माना जाता है, आंशिक रूप से। आंशिक रूप से इसी को भारत का पहला मजदूर संघ माना जाता है। पहला मजदूर संघ, आंशिक रूप से इसको माना जाता है पहला मजदूर संघ, ठीक है। फिर कामगार हितवर्धक सभा, सामाजिक सेवा संस्था, सेवा संघ आपके नोट्स में रहेगा, नोट्स आपको सब मिल जाएंगे, क्लास देख लीजिए, इसीलिए रोकता हूँ। और भारतीय रेल कर्मचारी एकीकृत सोसाइटी, ये सब प्रारंभिक तौर पर मजदूर आंदोलन से जुड़ी संस्थाएं निर्मित होती हैं, बनती हैं। प्रारंभिक तौर पर इन पर कोई ध्यान नहीं देता है। शुरू में राष्ट्रवादी नेताओं का रुख जो होता है वो उदासीन रहता है ना। साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन था ये, जो पहले चरण में था उस समय, और राष्ट्रवादी नेता इस समय केवल उन मुद्दों पर लड़ना चाहते थे जो समूचे देश की बात करता हो, केवल एक मजदूर वर्ग की बात ना करता हो, केवल एक किसानों की बात ना करता हो, तो वो इससे अलग थलग रहते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर धीरे 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 क्या होता है, इसको सफलता मिलने लगती है, बाद में इसका योगदान होता है। तो इस तरीके से आप शुरू में कह सकते हैं। अब जैसे इसमें कुछ सन इंपॉर्टेंट है, जैसे आपसे कामगार हितवर्धक सभा तो 1909 की है, ये मैं कुछ लिख दे रहा हूं। (1909) ऐसे ही आपसे पूछा जाए अगर सामाजिक सेवा संघ तो 1911।
कलकत्ता मुद्रक संघ, कलकत्ता मुद्रक जो संघ था ये 1905 में आया। इनकी तिथि याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। भारतीय रेल कर्मचारी एकीकृत सोसाइटी ये पहले बन गई थी 1897 में, इसके बाद आप कर लीजिए 1897 में भारतीय, 1897 भी ये हो गया था इसलिए पहले लिख रहा हूं। तो भारतीय रेल कर्मचारी मुक्ति संघ एकीकृत सोसाइटी, ये 1897 में हो गई थी। तो इस तरीके से ये प्रारंभिक तौर पर आंदोलन हुए, लेकिन शुरू में इन पे ध्यान उतना नहीं दिया गया। अब तो यही है चक्का जाम, फिर कितनी फिल्में बनी है इस पे, आप देखते थे पुरानी फिल्मों में मजदूरों ने हड़ताल कर दिया, फिर एक नया चेहरा कोई पहुंचेगा वो सब परिवर्तित करेगा, बहुत सारे आपने मुद्दे देखे होंगे। तो ये किसान और ये सारे आंदोलन हमारे समाप्त हुए। अब अगला चैप्टर हमको डिस्कस करना है, उस चैप्टर को हम कल से स्टार्ट करेंगे। अब जो मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको आपने कितना तैयार किया है, कितने बार रिवीजन किया है, इसी पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे तैयार कर रहे हैं। अब भारत में जैसे शिक्षा का विकास है, समाचार पत्रों का विकास है, ये सब हमको देखना है, ये छिटपुट। फिर हम कांग्रेस की स्थापना के पहले थोड़ी सी बात करेंगे, फिर कांग्रेस की स्थापना करेंगे, और फिर हम एक फेज चलेगा 2-3 दिन लगेगा राष्ट्रीय आंदोलन पूरा करके, फिर गवर्नर जनरल वायसराय और संवैधानिक विकास सर ने पॉलिटी में पढ़ाया ये है, और फिर हमारा ये समाप्त हो जाएगा। प्रीलिम्स में इतना ही पूछा जाता है, तो 5-10 क्लास में लगभग ही हम समेट लेंगे। लेकिन आप रिवीजन करते रहिए, नोट्स को इकट्ठा करके मत रखिए, कुछ अपने हाथ से काम करिए और थोड़ा बहुत, फिर आपके टेस्ट चालू हो जाएंगे। मैं कुछ पढ़ा लूँ इस कारण से टेस्ट रोका हुआ हूँ कि कुछ लाभ उसका मिले आपको। चलिए, थैंक यू।